सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करवा दिए थे। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो भाई जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें जो है कुछ इक्वेशंस गिवन है, यानी कि हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, उनसे जो है हमें इक्वेशन बना करके क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 4 3 x 5। ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है आपकी y z 1 एंड 5 के, इस वाली मैट्रिक्स के। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हों उस कंडीशन में जो उनके एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल हैं उस कंडीशन में उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जो 4 है वो इक्वल होगा y के, 3 जो है इक्वल होगा z के, x इक्वल होगा 1 के एंड 5 इक्वल होगा 5 के। अब इसका मतलब ये नहीं कि दीदी दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इस कंडीशन में हम सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। 4 को हम 5 के इक्वल लिख देंगे, 4 को हम z के इक्वल लिख देंगे, 3 को हम 1 के इक्वल लिख देंगे। ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा गलत और टीचर तुम्हें देगा 0 नंबर। हमें क्या करना है, जैसे कि हम एड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना मैट्रिसेस को, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ ही एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही ये वाला एलिमेंट सिर्फ इस वाले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिसेस इक्वल है, इन दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इस कंडीशन में मैं लिख सकती हूँ y जो है इक्वल है 4 के। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? ये जो y है ये इसके इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। z जो है वो इक्वल है 3 के, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल है। x जो है वो इक्वल है 1 के, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल है। तो भाई यही तो हमें फाइंड करना था, x y z की वैल्यू निकालनी थी ना, वो निकाल तो दी मैंने। बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इतना सा करना था बस। थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस चैप्टर को कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी के। तो सेकंड पार्ट में भी हमें जो है दो मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास x प्लस वाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 5 प्लस जेड, यहाँ पर है एक्स वाई। ये वाली जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है 6 2 5 8 इस वाली मैट्रिक्स के। तो मैंने अभी आपको बोला है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उस कंडीशन में उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल होगा 6 के, जेड जो है वो आपका इक्वल होगा, कहाँ पे जेड, सॉरी ये तो 2 है ना, जेड आपका इक्वल होगा, सॉरी 5 जेड आपका इक्वल होगा 5 के, एक्स और वाई इक्वल होगा 8 के। अब भाई मेरी आवाज़ पे ध्यान मत देना, तुम कॉपी पे ध्यान दो, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब दीदी यहाँ पर तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली नहीं, तो भाई निकालनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना हाथ में लड्डू आ जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, टेंशन मतलब बहुत सिंपल है। इसको आप मान लो कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आ जाओ इस वाली इक्वेशन पे। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 प्लस जेड इक्वल है 5 के। तो अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर मैं क्या करूँ, जेड को इस साइड रहने दूँ, इस वाले 5 को मैं यहाँ पर एज इट इज रहने दूँ। अब ये जो वाला 5 है ना, इधर पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड जाते ही ये बन जाएगा -5, है ना, प्लस का साइन माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल की दूसरी साइड। तो यहाँ पर 5 -5 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरी, 5 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। जेड की वैल्यू आ गई 0। अब मुझे निकालनी है सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू। अब इस वाली इक्वेशन पे आओ, अगर हम यहाँ पे करें वाई को ऐसे ही रहने दें, 8 को यहाँ पर एज इट इज लिख दें। यहाँ पे देखो एक्स जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं एक्स को इक्वल की दूसरी साइड भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया y = 8/x। अभी यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू नहीं आई है, y की वैल्यू अभी निकालनी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, x प्लस वाई = 6, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, देखो हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बस इतना सा करना है। देखो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की जगह पे क्या लिखना है, 8/x लिखना है। तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत है, = 6। अब क्या करें दीदी, तो भाई एलसीएम लो ना, साफ साफ दिख रहा है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो एलसीएम लेंगे, हमारे पास x आएगा, 1 इंटू में x हो जाएगा x, x इंटू में x हो जाएगा x², प्लस में x से x कैंसिल, या फिर कहें x के टेबल को x बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1 इंटू में 8 हो जाएगा 8 = 6। अब देखो यहाँ पर x डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। हमारे पास आ जाएगा x² प्लस में 8, जब x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x बन जाएगा। अब इस 6x को इस साइड ले आओ, 6x इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस में 8 माइनस में 6 = 0। बस अब देखो एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
या फिर स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो हमारे पास ये वाला जो 6x है ना, जो भी आपके पास x वाली टर्म हो ना, इसको आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। और जब आप इसे ब्रेक करो तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये वाली टर्म आनी चाहिए और एड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये x वाली टर्म आनी चाहिए। ऐसे ही 2 टर्म्स में आपको जो है इस टर्म को ब्रेक करना है। अब टर्म तो मैंने बहुत बोल दिया, एक बार ब्रेक करके आपको बता देती हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं 6x को ना ब्रेक करूँ, अगर मैं यहाँ पर 6x को लिख दूँ माइनस का 2x माइनस का 4x, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो देखो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे बन जाएगा वापस से माइनस का 6। बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अब आप 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 होता है 8, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, ये वाली टर्म बन रही है। तो बस हो गया, इतना सा करना था। अब देखो इस प्लस के 8 को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 0। फिर से एक बार बता देती हूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होती है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो x वाली टर्म होती है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो जो 2 पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि जब उन 2 पार्ट्स को हम एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो टर्म वापस से आती है, और जब हम 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म आती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा x, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में से यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगी माइनस का 4। अगर मैं माइनस का 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे बचेगा x। अब मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 8 में से 4 गया, देखो 4 2 जा 8 होता है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। हो गई भाई यहाँ तक भी कंप्लीट, इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में आप कैसे पता लगाओगे कि आपने जो है यहाँ पर सही तरीके से स्प्लिट करा है, वो आप पता करोगे यहाँ से। देखो यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 आ गया। अगर ये दोनों टर्म सेम आ जाए इस कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि हमने क्या करा है, सही करा है। यहाँ पर हमने सही करा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मैं x माइनस 4 को एक बार लिख दूंगी और x माइनस 2 को यहाँ पर एक बार लिख दूंगी, इज इक्वल टू लगा देंगे 0। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस का 4 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 4। वैसे ही माइनस का 2 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा प्लस का 2। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4, एक आ गई 2। अब हमें क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो पुट x इन इक्वेशन, अब देखो मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाली हूँ, आप जो चाहो वो वाली इक्वेशन में पुट कर दो। बस ऐसी इक्वेशन में पुट करना है जहाँ पर x की और y की वैल्यू दोनों की वैल्यूज हो। या तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इसको सेकंड इक्वेशन मान करके इस वाली में पुट कर दो। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस वाली में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज जो है इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर रहे हैं 8। x की जगह पे पहले तो मैं 4 लिखूंगी, उसके बाद में हम 2 करेंगे। तो 4 इंटू में y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर के डिवाइड में हो जाएगा तो 8/4 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। 4 2 जा 8 होता है तो y की वैल्यू आ गई 2। अब अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूँ, x की जगह पर अगर मैं 2 पुट कर दूँ, 2 भी थी ना x की वैल्यू, तो अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूँ तो इस कंडीशन में y की वैल्यू क्या होगी, 8/2। 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ चुकी हैं, है ना। एक वैल्यू तो आई है हमारे पास 0, फिर x की 2 वैल्यूज आई, वैसे ही y की 2 वैल्यूज आई। तो 6 का सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है ये वाला, अब हमें इसे सॉल्व करना है, वही x, y, z की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो यहाँ पर दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। x, y प्लस z इज इक्वल टू हो जाएगा 9 के, x प्लस z जो है इक्वल हो जाएगा 5 के, और y प्लस z इक्वल हो जाएगा 7 के। 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें जो है इनको सॉल्व कर करके क्या करना है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। अब भाई क्या करें, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, y प्लस z है मेरे पास, y प्लस z की वैल्यू क्या है, 7 है। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ना y प्लस z दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी ना, इसकी जगह पे 7 लिख दूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 7। y प्लस z की जगह पे मैंने लिख दिया 7। भाई लिख सकती हूँ ना, y प्लस z की वैल्यू 7 है तो 7 लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, 7 को उस साइड ले जाओ, 9 में से 7 माइनस होगा, देखो 7 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2।
अब देखो यहाँ पर मेरे पास x दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 पुट करा प्लस में z इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो 2 है इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो z की वैल्यू आ गई 3। अब इस z की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, y प्लस में z की जगह पे 3 पुट कर दो इज इक्वल टू है 7। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस होगा, देखो 3 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव होगा, 7 में से 3 जाएगा, हमारे पास बचेगा 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। भाई पहले हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करी थी, अब ए बी सी डी की फाइंड करनी है, क्या बड़ी बात है। वही 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको सॉल्व करके हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैसे तो आप भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। चलो a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। ये इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के, जिसका अंदर एलिमेंट है माइनस का 1 5 0 13। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है इक्वल होगा माइनस के 1 के, बिल्कुल होगा दीदी। 2a प्लस सी जो है इक्वल होगा 5 के, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2a माइनस बी जो है इक्वल होगा 0 के, होगा ना। 3c प्लस डी इक्वल होगा किसके, 13 के। तो भाई यहाँ तक तो हमें आ गया, यहाँ तक तो हम कर लेंगे। हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे करेंगे भाई, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर है 2a माइनस बी, a माइनस बी 2a माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ना b कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर सकती हूँ ना। कैसे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी और यहाँ पर है 2a माइनस बी, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये बन जाएगा पॉजिटिव का साइन, प्लस के b से माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है, 2a में से a जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का a। 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर था -1, यहाँ पर था 0, तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। इस माइनस से इस वाले माइनस को कैंसिल करेंगे, a इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब हम आगे की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखो अगर मैं इस a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर a की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, a की जगह पे लिख दो 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस में b है इज इक्वल टू है माइनस का 1। तो माइनस के b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, और ये जो 1 है इक्वल के दूसरी साइड जाते क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाते नेगेटिव होएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस का b इज इक्वल टू -1 -1, तो -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। b से हम इस माइनस के b से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं आगे की वैल्यूज। अब देखो a b की वैल्यूज तो मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या करना है, c और d की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आप इस वाली इक्वेशन के अंदर देखो, यहाँ पर क्या है, 2a प्लस c इज इक्वल टू है 5 के, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूं तो a की वैल्यू थी 1, 2 इंटू में 1 क्या होगा, 2 ही होगा। हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस में c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरे जाते ही नेगेटिव होगा, 5 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हम क्या करें, इस c की वैल्यू को अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास 3c प्लस d है इज इक्वल टू है 13। हम क्या करें, c की जगह पे 3 पुट कर दें, प्लस में d इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब इस 9 को इक्वल के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा, इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड आते नेगेटिव हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, फटाफट से बताओ। 13 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा भाई। तो d की वैल्यू आ गई 4। हमें a b c d की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है कि a इज इक्वल टू आपके पास कोई मैट्रिक्स है aij आपके पास कोई मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर की। हमसे बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी ये हमें बताना है। तो भाई मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब वहाँ पर
नंबर ऑफ रो, उस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रो होंगी अगर वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि जो नंबर ऑफ रो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और नंबर ऑफ कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो जब हमारा m इज इक्वल टू n होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे बताओ नंबर ऑफ रो कितनी है। तो देखो ये है 1, ये है 2, ये हो गई R1, ये हो गई R2। तो 2 रो है हमारे पास। कॉलम कितने हैं, 1, 2, C1 ये है C2, तो कॉलम भी 2 ही है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो, भाई 3 इंटू 3 ऑर्डर की भी हो सकती हैं। बस कंडीशन ये है कि वहाँ पर नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। इस कंडीशन में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा करेक्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है m इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमसे बोल रहा है कि x और y की कौन सी वैल्यू पर ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल होंगी। तो चलो कर लेते हैं। वैसे ही करना जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 करे थे। अब देखो भाई, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यही मतलब है ना, और कोई मतलब थोड़ी ना है। उन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यही मतलब है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस में हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को देख करके हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3x + 7 है ये इक्वल है 0 के, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। 5 जो है वो इक्वल है y - 2 के, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जो y - 2 है वो इक्वल है 5 के। y + 1 इक्वल है 8 के। 2 - 3x इक्वल है आपका 4 के। 4 इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व कर लो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ये इक्वेशन देख लेती हूँ, इनसे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस 1 को जो है उस साइड लेकर के चल जाऊँ, इधर +1 है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही -1 हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7। तो y की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ पे y - 2, तो मैं क्या करूँगी, माइनस के 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे, प्लस का 2 बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 2 हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 7। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इन दोनों को सॉल्व करके, x की वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस के 3x को इधर ही रहने दो। 4 हमारे पास इधर था ही सही। यहाँ पर क्या है, 2 जो है आपका पॉजिटिव है ना, 2 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरे जाते ही नेगेटिव हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 3 को भी इस साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे, माइनस के 3 को इस साइड ले जाएंगे, ले जा सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। माइनस का 3 इस साइड आ जाएगा। माइनस चाहे मैं यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं, बात तो एक ही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, ऊपर लगा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा लगने में। अब देखो x = हमारे पास वैल्यू आ गई -2/3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस 7 को मैं इक्वल की दूसरी साइड लेकर के जाऊंगी, क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। प्लस का 7 इक्वल के दूसरे जाते -7 बनेगा। हमारे पास इधर बचेगा 3x। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये देखो 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 3 को हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। तो 3 आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि y की वैल्यू तो 7 ही है। दोनों इक्वेशंस के अंदर जब मैंने y की वैल्यू निकाली तो 7 ही आई, लेकिन x की वैल्यूज क्या हो रही है, 2 हो रही है। एक तो -7/3 हो रही है, एक -2/3 हो रही है। तो भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, एक इक्वेशन के अंदर, एक ही मैट्रिक्स के अंदर x की 2 वैल्यूज कैसे हो सकती हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर x की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जहां पर लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। यानी कि x की कोई सी भी वैल्यू पे ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती है एक मैट्रिक्स के अंदर। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। और फिर से मैं कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो भाई पूछ लिया करो मुझसे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये 11th क्लास का टॉपिक है, आपका चैप्टर नंबर 5 था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने पढ़ा है 11th क्लास में तो आपको जो है क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी नहीं होगी यार, दीदी तुम्हारे साथ है, मैं कराऊंगी तुम्हें क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमसे बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपके पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
तो आपको जो है ना उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी एंट्री आपको क्या करनी है, 0 और 1 से करनी है, और आपको बताना है कि यहाँ पर पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं। ठीक है, नहीं आया समझ में, करके बताती हूँ फिर समझ में आएगा। आराम से देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या है। अब दीदी 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसके अंदर रो भी 3 होंगी और कॉलम भी 3 ही होंगे। यानी कि देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता था। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे वो इक्वल होते थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है रो इनटू माय कॉलम। नंबर ऑफ रो को अगर हम नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है। तो देखो रो इनटू कॉलम करो भाई, 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, 3 into 3 करेंगे हमारे पास आएगा 9। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। तो लिख दो भाई, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे तीसरा होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लगभग 9 एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, लगभग नहीं टोटल 9 एलिमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। अब देखो भाई, उसने बोला है कि आपको जो है ना हर एलिमेंट की एंट्री 0 या 1 से करनी है। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर 0 लिख दो या फिर आप यहाँ पे 1 लिख दो। ऐसे ही यहाँ तो आप यहाँ पे 0 लिख दो या फिर 1 लिख दो, यहाँ पे आप 0 लिख दो या फिर 1 लिख दो, दोनों में से एक आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आप नहीं लिख सकते, या तो आपको 0 लिखना है या फिर आपको 1 लिखना है हर जगह पे। यहाँ पे भी 0 लिखना है या 1 लिखना है, 0 लिखना है 1 लिखना है, यहाँ पे भी वैसा ही करना है। तो उसने बोला है कि आपके पास दो ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास 2 वे हैं, है ना। इस जगह को भरने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम यहाँ पे 0 लिखें या फिर हम यहाँ पे 1 लिखें, बस। अब उसने हमसे पूछा क्या है, तो दीदी उसने हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस, यही पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस बतानी है हमें। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, हमारे पास पॉसिबल वे कितने हैं, इन 9 एलिमेंट्स को हम कैसे भर सकते हैं। इन 9 एलिमेंट की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर हम 1 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। तो पॉसिबल वे कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 9 है। तो हम क्या कर देंगे, टोटल वेज की पावर लगा देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 2 की पावर बन जाएगी 9। 2 की पावर 9 आप करोगे तो क्या आएगा, 2 को जो है 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आपके पास में, आपके पास आ जाएगा 5 1 2, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है उसके ऊपर टिक लगा दो, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमसे उसने बोला था कि आपको पॉसिबल मैट्राइसिस बतानी है कि कितनी बनेंगी। अगर आप क्या करो, ये जो एलिमेंट्स है इनकी जगह पे या तो 0 लिखो या फिर 1 लिखो। तो हर एलिमेंट की जगह पे हम या तो 0 लिख सकते थे या फिर 1 लिख सकते थे। इसका मतलब हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, 2 ही वेज थे। तो हमने क्या करा, 2⁻9 कर दिया। 9 क्यों लिखा हमने 2⁻, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास 9 है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 100 होते तो हम 2 की पावर 100 लगा देते, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 होते तो यहाँ पर 2 की पावर 10 लग जाती। और वैसे अगर यहाँ पर उसने ऐसे बोला होता ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट में आप 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो या फिर 3 लिख सकते हो, इस कंडीशन में हमारे पास कितने वे होते, 3 वे होते। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते, यहाँ पर 3 की पावर 9 करते। आगे बात समझ में। लेकिन उसने हमसे बोला कि सिर्फ 2 ही वे हैं, 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो 0 या फिर 1। इस कंडीशन में हमने 2 की पावर 9 करा। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। और साथ ही में यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। तुम वीडियो को शेयर नहीं करते, एक तो अगर मैं कहती हूँ तो तुम शेयर नहीं करते, तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई वीडियो देखो पहले कॉन्सेप्ट वाली, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मैं यही कहूँगी कि चैप्टर नंबर 3 को बिल्कुल स्किप मत करना। इनफैक्ट ये जो 4 चैप्टर है ना आपके, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये होने वाले हैं आपके 16 मार्क के। ठीक है, दोनों चैप्टर जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो 8 मार्क का है, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर 8 मार्क का है। तो टोटल मिलाकर के 16 मार्क के आपके ये 4 चैप्टर होने वाले हैं। बिल्कुल भी इनको जो है आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो भाई गए तुम। बहुत सिंपल चैप्टर है यार, 18 नंबर जो है एकदम फ्री के हैं। तो बोर्ड्स के अंदर 18 नंबर फ्री के होंगे अगर आपने इन चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया। तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते जाओ, अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।